लोग कहते हैं कि इंडिया से पीआर लेना मुश्किल है। मैं कह रही हूँ कि नहीं, वो आपको वो कैटेगरी वाला सिलेक्ट करना है, तभी आपको इनविटेशन आएगा, वरना नहीं आएगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के टाइम पर कनाडा में पीआर के हालात बहुत बुरे हैं, ये सबको पता है। चाहे वो कनाडा में है, चाहे वो इंडिया में है, या फिर किसी भी कंट्री में है, कनाडा के बाहर से पीआर अप्लाई करना चाहते हैं। कनाडा की पीआर लेना बहुत मुश्किल हो गया है, बट इसका एक सॉल्यूशन भी है, मैं आपको बताती हूँ। दो तरीके से देखो कनाडा की पीआर होती है, या तो आप पीएनपी के थ्रू जाओ या फिर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जाओ। पीएनपी आज के टाइम पर ऑलमोस्ट बंद होने वाली हैं, सारी पीएनपीज़ में कोटा कम कर दिया गया था, उस वजह से बहुत कम लोगों को ऐसे इनविटेशन मिल रहे हैं। सो सेकंड वे होता है एक्सप्रेस एंट्री। अब इस एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी दो तरीके आते हैं, या तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करो या फिर आप कैटेगरी बेस्ड जॉब्स में अप्लाई करो। कैटेगरी बेस्ड क्या होती है, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। IRCC ने 6 कैटेगरी ऐसी रखी है जिसके अंदर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको कम CRS स्कोर पे भी पीआर मिल जाएगी, वो भी अपनी होम कंट्री से ही, या फिर आप यहाँ पर हैं तो और भी अच्छी बात है। कौन कौन सी कैटेगरी है ये स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा। सो अगर जनरल ड्रॉ आता है तो उसका स्कोर होता है 530, 540, जो कि आज के टाइम पे चल रहा है, बट पहले स्कोर कम होता था। अब ये ट्राई करेंगे स्कोर को दोबारा से कम लेकर आए। बट अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो हमेशा स्कोर पिछले 1-2 साल में 500 से ऊपर ही रहा है। लेकिन कैटेगरी बेस्ड का ये फ़ायदा है, इनका स्कोर कम आता है, कई बार 430 भी जाता है, कई बार 480 भी आता है। इवन हेल्थ केयर में 380 पे भी मैंने ड्रॉज देखे हैं। तो अगर इन कैटेगरीज़ का आपको एक्सपीरियंस है तो आप कनाडा की पीआर इजीली ले सकते हैं। और ये एक्सपीरियंस आप लेंगे कैसे, अभी वीडियो में आगे बात करते हैं। उससे पहले मैं बताती हूँ कि इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखो, आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए पुराने 3 साल के अंदर। मतलब इस मान लो फॉर एग्जांपल ABC नो कोड है, फॉर एग्जांपल उस नो कोड के लिए आज अगर 2025 है तो 2022 से 2025 के बीच में आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी आपका एक्सपीरियंस किसी और कैटेगरी का है तो वो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, जब आप अप्लाई करोगे यानी एक्सप्रेस एंट्री में अपना अकाउंट बनाओगे, जो प्राइमरी नो कोड होता है वो आपको वो कैटेगरी वाला सिलेक्ट करना है, तभी आपको इन्विटेशन आएगा, वरना नहीं आएगा। उसके बाद जो जनरल रिक्वायरमेंट होती हैं कि जैसे कि आपका IELTS होना चाहिए, या फिर आपने जितने पॉइंट्स क्लेम करे हैं उतने पॉइंट का आपके पास प्रूफ होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मास्टर डिग्री आपने बोला है अपना प्रोफाइल बनाते हुए, तो आपके पास मास्टर डिग्री की वेस की इवैल्यूएशन रिपोर्ट होनी चाहिए जो बोले कि आपकी डिग्री मास्टर डिग्री के ही इक्विवेलेंट है। ऐसा ना हो इंडिया या आपके कंट्री की मास्टर डिग्री और वेस उसको बैचलर्स की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऐसा इक्विवेलेंट दे, तो वो मास्टर ही होने चाहिए। तो ये सारे रिक्वायरमेंट आप मीट करते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस कैटेगरीज में एक्सपीरियंस ले कैसे सकते हैं। देखो, कुछ कैटेगरी तो ऐसी हैं जिसके लिए आपको एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे हेल्थ केयर में है। बट कुछ नो कोड ऐसे हैं जो कि बिना एजुकेशन के भी आप सिर्फ एक्सपीरियंस के बिहाफ पे भी क्लेम कर सकते हो। तो जो बच्चे कनाडा में हैं और जिनको पीआर नहीं मिल पा रही है, उन बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप ट्राई करो 6 मंथ्स में। जैसे कि अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पर हो, 2 साल का वर्क परमिट बचा है, तो 6 महीने का एक्सपीरियंस इस NOC कोड का ले लो। बाकी चाहे का अपना जो आपकी लाइन है उस फील्ड का भी एक्सपीरियंस है तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। सबसे पहले बताती हूँ एजुकेशन कैटेगरी के लिए जो स्कूल टीचर असिस्टेंट होते हैं। अगर आपको देखना है कि एजुकेशन के लिए कौन कौन से NOC हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करो और ये सारे NOC आ गई। अब आप गूगल पर इन NOC की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्च कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से NOC यहाँ पर एलिजिबल हैं कैटेगरी ड्रॉ के लिए और कौन कौन से नहीं। ये लोग हेल्प करते हैं बच्चों को नॉर्मल स्टडीज़ में, या जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा अलग से ध्यान दिया जाता है। इस कैटेगरी के अंदर सारे ही टीचर्स इंक्लूड होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हैं वहीं पर हो, सीनियर सेकेंडरी तक के सारे टीचर होने चाहिए। बस ये है कि आपके जो कॉलेज होते हैं उनके टीचर्स नहीं होने चाहिए। अगर आप ऑल एग्जाम्पल्स पे क्लिक करोगे ना, तो देखो बिजनेस एजुकेशन और करियर लाइफ, केमिस्ट्री टीचर, सारे आपके अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स के सब ऐसे आ जाएंगे यहाँ पर, फाइन आर्ट टीचर, इंग्लिश। लेकिन वो सारे होंगे सिर्फ +2 तक के, उससे पहले तक के।
कॉलेज के नहीं, बीएड होनी चाहिए, बट उसके साथ कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब आपके पास बीएड होनी चाहिए। डिपार्टमेंट हेड है तो आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस कुछ सालों का होना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ती हैं, उसके बाद आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको ये एक्सपीरियंस है या फिर आप कनाडा में ये वाली जॉब ढूंढ सकते हैं तो भी आप एजुकेशन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। एक ही ड्रॉ आया है आज तक, 479 इसका CRS रहा था, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आगे ड्रॉ नहीं आएंगे। अभी ये कैटेगरी को रिसेंटली ऐड किया गया है ना, तो अभी और भी ड्रॉज आएंगे, तो इसका मतलब CRS स्कोर 479 से और कम आएगा अभी। तो कोई भी, अगर आप स्कूल टीचर हैं, आपने बीएड कर रखा है और आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। बहुत लोगों के ऐसे मेरे रील पे भी कमेंट आ रहे हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं, हमने बीएड कर रखी है बट हमने जॉब छोड़ दी है। तो यस, अगर किसने पिछले 3 साल में 6 महीने जॉब करी थी तो वो सब एलिजिबल है। उसके बाद अगर आपने जॉब छोड़ दी थी तो भी आप एलिजिबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका एक्सपीरियंस 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, वो रिसेंट 3 इयर्स का ही होना चाहिए जब भी आप अप्लाई कर रहे हो। तो 3 इयर्स ऐसा नहीं, जब आपने प्रोफाइल बनाया, जब आपको इन्विटेशन आया, उसके 3 इयर्स होने चाहिए वो। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है हेल्थ कैटेगरी, यानी कि उसके अंदर सबसे पहली NOC कोड जो थोड़ा सा ईजी टू फाइंड है जॉब, वो मैं बताती हूँ, पेशेंट सर्विस एसोसिएट्स। तो मतलब नर्स है तो उसके लिए तो देखो आपने नर्स की स्टडी करी है, बट अगर आप पेशेंट सर्विस एसोसिएट की जॉब मिल जाती है तो भी आप इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस चाहिए आपको 6 महीने से लेके 10 महीने या 1 साल का, तो भी एक्सेप्टेबल है। अगर उसके साथ आपने कोई कॉलेज का डिप्लोमा कर रखा है, कोई भी हेल्थ सर्विस का डिप्लोमा 6 महीने का या 1 साल का, तो वारी न्यारी है। तो मतलब फिर तो आप पक्का इस कैटेगरी में अप्लाई कर ही सकते हो। तो अगर आप कनाडा में हो तो भी आप छोटा मोटा सा ऐसा कोर्स कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स भी ये लोग कई बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ये कोड भी हेल्थ केयर के अंदर ही आता है, 33102। इसके अंदर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आएंगी, जैसे कि आप आंसर कर रहे हो फ़ोन कॉल्स को, पेशेंट्स को लेकर जा रहे हो अंदर रूम्स में, फर्स्ट एड दे रहे हो, ये बेड बना रहे हो, पूरा इन्वेंट्री सप्लाई को देख रहे हो। इन सब के लिए कोई ऐसे एजुकेशन के अलग से रिक्वायरमेंट है नहीं। तो देखो, सीनियर सेकेंडरी एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ए पर्सनल सपोर्ट वर्कर, नर्सिंग, हेल्थ केयर डिप्लोमा, कोई भी अगर आपने कोर्स कर रखा है, उसके साथ आपने CPR करा होना चाहिए, उसके साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तो आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो। एंड उसके बाद है फार्मेसी असिस्टेंट, जो कि हेल्प करते हैं, जो कि फार्मेसी वाले होते हैं, मतलब जो आपकी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं उनके असिस्टेंट होते हैं। तो इसके लिए भी आपको कोई अलग से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपने 6 महीने से 1 साल के बीच का कोई भी हेल्थ केयर का डिप्लोमा कर रखा है तो दी बेस्ट है। अगर आपने नहीं कर रखा, आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अभी भी एनरोल कर सकते हो। कोई भी 6 महीने का डिप्लोमा लिया, उसका एनरोल किया, उसके बाद 6 महीने का आपने एक्सपीरियंस ले लिया किसी भी फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब करके, फिर आप अप्लाई करो कनाडा की PR। तो ये कहते हैं कि या तो आपने फार्मेसी असिस्टेंट कॉलेज प्रोग्राम कर रखा जो कि 6 मंथ से लेके 12 मंथ्स का होता है, या फिर आपने सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट कर रखा है और उसके बाद कुछ मंथ्स की ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस है इस NOC का, और ये NOC भी एलिजिबल होता है हेल्थ केयर कैटेगरी के लिए। लोग कहते हैं कि इंडिया से PR लेना मुश्किल है, मैं कह रही हूँ कि नहीं, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप इन कैटेगरीज में अप्लाई करो। अगर आपकी एज कम है, बिलो 30 आप हो, तो आपके प्रोफाइल ठीक ठाक है, मतलब आपका CRS अच्छा हो ही जाएगा। अगर आप कनाडा में हो, दैट मीन्स आपको CC एक्सपीरियंस है, तो आपको पॉइंट्स वैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है कुक के लिए, जो कि खाना बनाते हैं, शेफ़ होते हैं, और ये नॉर्मल वाले कुक। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ा सा ध्यान से पढ़नी होती हैं, क्योंकि हर कुक की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप अपनी NOC अच्छे से पढ़ो, और उसके साथ इसमें भी अगर आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो आपके पास सेवरल ईयर्स ऑफ कमर्शियल कुकिंग एक्सपीरियंस में भी रिक्वायर्ड, मीन्स अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हो। सेम ऐसे ही नेक्स्ट कैटेगरी है इंश्योरेंस एजेंट्स एंड ब्रोकर्स। इनके लिए भी सिर्फ सीनियर सेकेंडरी की एजुकेशन होनी चाहिए। ये लोग जनरली पॉलिसी सेल करते हैं, जैसे कि हेल्थ पॉलिसी, प्रॉपर्टी और ये सारे टाइप ऑफ इंश्योरेंस। तो एजुकेशन की बात करें तो सिर्फ सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। तो इन कैटेगरीज में जॉब ढूंढने का ये फ़ायदा है।
लोग पूछते हैं कि भाई कुछ कैटेगरी में हमें कैसे ढूंढना है कि किस कैटेगरी में कौन से एनओसी एलिजिबल है। तो आप गूगल पर लिखिए कैटेगरी लिस्ट फॉर एक्सप्रेस एंट्री, फर्स्ट लिंक आएगा इसी कनाडा सीए, इसी वाले पर आप क्लिक करो। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाओगे ना तो यहाँ पर आपके सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमें देखना है कि हेल्थ केयर के लिए कौन कौन से एनओसी एलिजिबल है, तो ये बता दिया इन्होंने, ये सारे एनओसीज यहाँ पर आएंगे जो कि इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। अब हम देखते हैं कि मैंने जो एनओसी आपको बताया है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप थर्ड पेज पर जाओगे तो आपको मिलेगा फार्मेसी असिस्टेंट 33103, जिसकी टीयर 3 की जॉब होती है और ये भी हेल्थ केयर में एलिजिबल है। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। इन कैटेगरीज के बाद बचता है फ्रेंच। अगर आपको सच में ही कनाडा आना है और आपको यहाँ की पीआर लेके ही आना है, स्टडी वीज़ा पे पैसा नहीं लगाना, तो आप फ्रेंच सीखो। फ्रेंच का बैंड 7 लेकर आओ और फिर आप कनाडा की पीआर अप्लाई करो। मैं बोलती हूँ आपकी पीआर 200% पक्की है, आप पीआर लेकर ही कनाडा में लैंड करोगे। बट देखो फ्रेंच सीखना इतना आसान नहीं है, मैं भी मानती हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि फ्रेंच की बजाय आप इन जॉब्स में अगर अपनी जॉब स्विच कर लेते हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है। और अगर हम अपनी होम कंट्री में हैं तो तुम्हारे रेफरल भी होते हैं, जान पहचान वाले भी होते हैं, तो वहाँ से भी जॉब ढूंढने में हेल्प हो जाती है। अगर कनाडा में है तो थोड़ा सा मुश्किल है, पर यहाँ पे जॉब मार्केट का अलग तरीका है जॉब ढूंढने का। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको पता होगा, बट अगर वो इन एनओसी कोड में जॉब सर्च करेंगे तो उनको जॉब मिल जाएगी। 2 महीने 4 महीने टाइम ज़रूर लगेगा, वो मैं मानती हूँ, बट फ़ायदा ये होगा कि कल को पीआर भी पक्की हो जाएगी ना। देखो किसी की भी बात को ना ट्रस्ट मत किया करो। किसी ने बोला, किसी एजेंट ने, कंसल्टेंट ने कि भाई आप ये वाली जॉब कर लो, ये वाला कोर्स कर लो, आप खुद आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ जाके सर्च करो कि कौन कौन सी एनओसी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। कुछ एनओसी कोड देखो, एक यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पर हर चीज़ शेयर नहीं कर सकती। यहाँ पे कुछ अच्छे कमेंट वाले लोग भी हैं, कुछ बुरे नेगेटिव वाले भी लोग भी हैं। तो आप जाके हर एनओसी कोड को सर्च करो, रीड करो। जब उसका एक्सपीरियंस लिखा होता है ना आईआरसीसी की वेबसाइट पे कि क्या उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, वहीं पर नीचे उसकी एजुकेशन का भी लिखा होता है कि उसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए, आपको कितनी स्टडी रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ है, वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का चाहिए। वहाँ जाके पढ़ोगे ना, वहाँ से एनओसी ढूंढो कौन कौन से ऐसे एनओसी हैं जिसके अंदर सिर्फ जॉब का एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब एजुकेशन नहीं चाहिए। और कुछ एनओसी हैं ऐसे, मैंने खुद देखे हैं, बट मैं ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता नहीं सकती। तो आप जाके वो देखो और उनके बाद उनका एक्सपीरियंस गेन करो, फिर आप कनाडा की पीआर अप्लाई करो, तो क्यों नहीं पीआर होगी। और सेम ऐसे ही अगर आप बाहर किसी कंट्री से देख रहे हो तो आप भी उन्हीं ऐसे ही करके जॉब सर्च कह रही हूँ, एनओसी सर्च करो जिस एनओसी में सिर्फ एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। उनका जाके आप एक्सपीरियंस लो और फिर आप कनाडा की पीआर अप्लाई करो। अब बहुत सारे लोगों के ना पीछे कुछ टाइम से ये कमेंट आ रहे हैं कि पीआर अप्लाई करना कैसे है, यानी कि एक्सप्रेस एंट्री के अंदर प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है। तो मैं वो वाला वीडियो भी शूट कर रही हूँ जिसमें आप बिना एजेंट की हेल्प के खुद अपना एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल बना सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी 1-2 वीक में मैं वीडियो पब्लिश भी कर दूँगी, तो उस वीडियो के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी एजेंट की, आप खुद अपनी पीआर अप्लाई करना। 1-2 लाख उससे ज़्यादा ही अमाउंट लेते हैं एजेंट्स सिर्फ अप्लाई करने का। अगर इनविटेशन आता है, डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, वो सब तो बाद की कहानी है। सिर्फ अकाउंट क्रिएट करने का और अप्लाई करने का ही 1-2 लाख ले लेते हैं, ज़्यादा ही बल्कि उससे। तो उस वीडियो के बाद आपको किसी एजेंट की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ट्राई कर रही हूँ उसके लिए शूट करने का। और बस फिर आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।